प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में बसा एक विशाल राज्य था, मेघगढ़। यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के कारण पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि मेघगढ़ की मिट्टी में ही कोई जादू है जो बीज बोने वाले को मनचाहा फल देती है। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस धरती के लोग अपनी मेहनत, ईमानदारी और सद्भावना से उसे फलदायी बनाते थे। इसी मेघगढ़ के एक छोटे से गांव करुणापुर में रहता था आदित्य, लगभग 22 वर्ष का एक युवा। आदित्य स्वभाव से बुद्धिमान था, पर उससे भी अधिक वो परिश्रमी था। उसका विश्वास था कि कर्म पानी जैसा है, जहां जाएगा अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसके पिता गिरिधर गांव के सबसे सम्मानित कुम्हार थे। लोग कहते थे कि गिरिधर के हाथों में भगवान की कारीगरी बसती है, क्योंकि वो जो भी घड़ा बनाते उसमें मानो जीवन की सांसें बसी होती। आदित्य बचपन से इन्हीं हाथों को देखते बड़ा हुआ था, न थकने वाले न टूटने वाले, सिर्फ कर्म में डूबे हाथ। लेकिन आदित्य का जीवन हमेशा इतना शांत नहीं था। उसकी मां का देहांत तब हुआ जब वो मात्र 10 साल का था। उसके बाद घर का बोझ, जिम्मेदारियां और भविष्य का डर सब एक साथ उसके छोटे से सिर पर आ गिरा। पर आदित्य ने कभी शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि जीवन में हर घटना कर्म का ही कोई रूप होती है, या तो बीते कर्मों का फल या आने वाले कर्मों के लिए सीख। गांव का जीवन और चुनौतियां। करुणापुर एक सरल गांव था। वहां के लोग सुबह सूरज निकलते ही खेतों में उतर जाते और सूर्यास्त के साथ अपने घर लौट आते। गांव छोटा था, लेकिन समस्याएं कम नहीं थी। कभी सिंचाई का संकट, कभी फसल नष्ट होने का डर और कभी व्यापारियों की चालाकी। इन सब के बावजूद लोग खुश रहते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अपने कर्म ही अपने संरक्षक है। लेकिन गांव में हर व्यक्ति आदित्य की तरह नहीं सोचता था। गांव के दूसरे कोने में रहता था भुवन, आदित्य का हमउम्र, लेकिन स्वभाव बिल्कुल विपरीत। भुवन चालाक, लालची और अवसरवादी था। उसे विश्वास था कि पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग और चालाकी से बनता है। भुवन अक्सर कहता, कर्म धर्म सब धोखा है, असली दुनिया में वही जीतता है जो दूसरों को मूर्ख बनाना जानता हो। भुवन का पिता एक साधारण अनाज व्यापारी था, लेकिन भुवन अक्सर उसके छोटे से व्यापार में भी गलतियां कर बैठता, घाटा कर देता। फिर चोरी छुपे अपने काम छिपाता, झूठ बोलता और दूसरों को फंसाता। आदित्य को उसकी बातें हमेशा कचोटती, पर वो जानता था कि झूठ और गलत कर्मों की उम्र लंबी नहीं होती। एक नया रास्ता। समय बीतता गया। आदित्य अब अपने पिता के साथ घड़े, मटके, दिए और अन्य मिट्टी के बर्तन बनाने में हाथ बंटाने लगा। उसका बनाया हर घड़ा इतना सुंदर होता कि मेले में आते व्यापारी उसे दोगुनी कीमत देकर खरीदते। लेकिन आदित्य का सपना इससे बड़ा था। वो मेघगढ़ के बड़े बाजार में अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता था, जहां वो मिट्टी के बर्तन ही नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी कला और अपनी मेहनत का विस्तार करना चाहता था। उसके पिता उससे अक्सर कहते, बेटा, सपने वही पूरे होते हैं जिनमें कर्म की आग हो। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, चलना कभी मत छोड़ना। आदित्य इन बातों को दिल में बसाकर आगे बढ़ता चला गया। लेकिन कहानी यहां सरल नहीं रहने वाली थी। भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था और जल्द ही आदित्य के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके पूरे विश्वास की परीक्षा लेने वाली थी। करुणापुर के जीवन में एक नई हलचल शुरू होने वाली थी। गांव के सरपंच ने घोषणा की कि इस बार मेघगढ़ राजकीय शरदोत्सव में पूरे राज्य से कारीगरों को बुलाया जाएगा। जो भी कारीगर राज्य में सर्वश्रेष्ठ चुना जाएगा, उसे राजकुंभकार की उपाधि और एक बड़ी राशि का पुरस्कार मिलेगा।
ये सुनते ही गांव में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। आदित्य के पिता गिरिधर उम्रदराज हो चुके थे। उनके हाथों में पहले जैसी ताकत न रही थी, मगर उनके अनुभव और कला की चमक अभी भी बरकरार थी। गिरिधर ने आदित्य से कहा, बेटा, इस बार तुम ही प्रतियोगिता में जाओगे। अब वक्त है कि दुनिया तुम्हारी कला को पहचाने। आदित्य चौंक गया। लेकिन पिताजी, मैं अभी आपकी बराबरी कहा। गिरिधर मुस्कुराए। कला उम्र से नहीं, कर्म से निखरती है, और मैंने आज तक जो भी सीखा है वो सब तुम्हें दे दिया है। आदित्य के चेहरे पर आत्मविश्वास चमकने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये यात्रा आसान नहीं होने वाली। जब भुवन को पता चला कि आदित्य प्रतियोगिता में जा रहा है, तो उसका चेहरा जलन से भर उठा। भुवन जानता था कि आदित्य की कला उससे कहीं बेहतर है। अगर आदित्य राज्य में चुन लिया गया तो पूरा गांव उसी का नाम लेगा। एक शाम भुवन अपने साथियों से बोला, अगर आदित्य जीत गया तो समझ लेना कि मेरा भविष्य खत्म। मुझे कुछ करना ही होगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, एक ऐसा चमक जो छल, जलन और गलत कर्मों से पैदा होती है। प्रतियोगिता के लिए नियम बहुत साफ थे। कारीगरों को राजमहल में दिए गए मिट्टी से ही घड़ा बनाना होगा, लेकिन डिजाइन और शैली पूरी तरह अपनी होगी। आदित्य ने अपने पिता से विदा ली। गिरिधर ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सुन बेटा, कला का मूल्य सोने चांदी से नहीं, कर्म से होता है। जो शुद्ध कर्म से बनता है वही जग में टिकता है। आदित्य की आंखें नम हो गई। मेघगढ़ की यात्रा। मेघगढ़ का राजमहल दूर था। आदित्य ने यात्रा पैदल ही तय की। रास्ते में पहाड़, जंगल, नदियां सब आए, लेकिन आदित्य को हर जगह कुछ न कुछ सीख मिली। कहीं एक किसान खेत में अकेले हल चला रहा था, कहीं एक बुजुर्ग महिला बिना आराम किए चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, कहीं एक नाविक नदी की तेज लहरों के बीच नाव को स्थिरता से चला रहा था। हर जगह आदित्य ने देखा, कर्म ही जीवन का आधार है। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। राजमहल के विशाल आंगन में सैकड़ों कारीगर जमा थे। हर कोई अपनी कला का मास्टर, कोई धातु का कलाकार, कोई लकड़ी का, कोई कपड़े पर चित्र बनाता हुआ और कोई मिट्टी का शिल्पकार। आदित्य ने पहली बार इतना बड़ा संसार देखा। मंच के पास एक बड़ा बोर्ड लगा था, राजकला प्रतियोगिता, विषय धैर्य, सत्य और कर्मफल। आदित्य चौंका, क्योंकि ये वही बातें थी जो उसके पिता जीवन भर उसे सिखाते आए थे। हर कारीगर को मिट्टी, चाक, औजार और 5 घंटे का समय दिया गया। आदित्य ने गहरी सांस ली और मिट्टी को छुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि ये वही मिट्टी है जो बचपन से उसके पिता उसे सौंपते आए थे। उसने मिट्टी को घुमाया, थपथपाया, आकार दिया। धीरे धीरे एक आकृति बननी शुरू हुई। एक साधु जो तूफान में बैठे ध्यान कर रहा था। उसकी अवधारणा थी, जिसका कर्म शुद्ध होता है उसका मन तूफान में भी शांत रहता है। दूसरी ओर भुवन भी प्रतियोगिता में चुन लिया गया था, लेकिन उसकी योजना कला बनाने की नहीं, बाधा डालने की थी। जैसे जैसे समय कम बच रहा था, आदित्य का घड़ा और आकृति लगभग तैयार हो चुकी थी। इसी बीच भुवन चुपके से उसके पीछे आया और एक सूखी घास की डंडी से आदित्य की आकृति के आधार में हल्की सी दरार कर दी। उसने मन ही मन कहा, अब देखता हूं कर्म का फल कैसा मिलता है। जीत तो मेरी ही होगी। भुवन वापस अपनी जगह चला गया। आदित्य को दरार का पता नहीं था, मगर उसका ध्यान इतना गहरा था कि वो बस अपने कर्म में डूबा रहा। जब 5 घंटे पूरे हुए, निर्णायक मंडल हर कारीगर के कार्य को देखने आया। उन्होंने आदित्य की मूर्ति देखी और चकित रह गए। अद्भुत,
धैर्य और कर्म का ऐसा रूपक पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तभी एक निर्णायक ने कहा, नीचे आधार में दरार है, क्या ये अंतिम समय में हुई? आदित्य चौंका। उसने पहली बार उस दरार को देखा। निर्णायक उसकी ओर देख रहे थे। परिणाम अनिश्चित था। आदित्य के मन में एक हलचल उठी। क्या ये मेरी गलती है? क्या मेरा ध्यान कहीं कमजोर हुआ, या फिर ये किसी की चाल? लेकिन अगले ही पल उसने अपने पिता की बात याद की। कर्म अपना फल खुद चुनता है, कभी तुरंत, कभी देर से। उसने सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, दरार कैसे हुई मैं नहीं जानता, पर मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा से किया है। जो निर्णय होगा मैं स्वीकार करूंगा। निर्णायक उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। लेकिन प्रतियोगिता का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ था। उसी रात सभी कारीगरों को राजमहल में ठहराया गया। आदित्य सो नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसके मन पर है। उसी समय महल के बाग में एक वृद्ध सन्यासी उससे मिले। उन्होंने कहा, पुत्र, चिंता मत करो। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। जिसने जैसा कर्म किया है परिणाम वैसा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। आदित्य ने पूछा, लेकिन कभी कभी अच्छाई हार जाती है गुरुजी। वृद्ध हंसे। अच्छाई कभी नहीं हारती, वो बस प्रतीक्षा करती है सही समय की। उनकी बातें आदित्य के मन को शांति से भर गई। लेकिन उसी समय भुवन कही और एक चाल चल रहा था जो कहानी को और गहरा बनने वाला था। सुबह का सूरज निकलते ही राजमहल के आंगन में प्रतियोगिता का अंतिम निर्णय होने वाला था। सैकड़ों कारीगर, अधिकारी और राजा स्वयं उपस्थित थे। मुख्य अधिकारी ने कहा, इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कारीगर की उपाधि उस कलाकार को दी जाएगी जिसकी कला में धैर्य, सत्य और शुद्ध कर्म का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। लोग सांस रोककर खड़े थे। अधिकारी ने आगे कहा, और विजेता है आदित्य, करुणापुर का युवा कुम्हार। भीड़ में आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। आदित्य आश्चर्य से अधिकारियों की ओर देखने लगा। तभी अधिकारी ने कहा, हमने जांच के दौरान पाया कि आदित्य की मूर्ति में आई दरार जानबूझकर की गई थी। रात में पहरेदारों ने एक युवक को उसकी मूर्ति से छेड़छाड़ करते देखा था। भीड़ की नजरें भुवन की ओर मुड़ गई। भुवन के चेहरे पर भय उतर आया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है? भुवन टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हां महाराज, मैंने जलन में ऐसा किया। मैंने सोचा कि मैं जीत जाऊंगा, पर अब समझ गया हूं कि गलत रास्ते से पाई जीत नहीं होती। राजा ने आदेश दिया, इस युवक को प्रतियोगिता से वंचित किया जाए और सिखाया जाए कि छल का फल कभी मीठा नहीं होता। भुवन की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो आदित्य के सामने आया और सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तेरे साथ गलत किया। आदित्य ने बिना झिझक उसके कंधे पर हाथ रखा। गलतियों से बड़ा कोई नहीं होता, सीख कर बदल जाओ, यही सच्ची जीत है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी ने पहली बार देखा कि कर्म की जीत केवल पुरस्कार से नहीं होती, बल्कि क्षमा, सत्य और धैर्य से होती है। राजा ने आदित्य को राजकुंभकार की उपाधि दी, साथ ही पुरस्कार राशि और महल में स्थायी दुकान का अधिकार भी प्रदान किया। गांव लौटने पर लोग खुशी से झूम उठे। गिरिधर की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती, तूने कर्म का सच्चा अर्थ जीता है, और वही असली विजय है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आपने ही तो सिखाया था कि कर्म का फल कभी खोता नहीं, बस सही समय आने पर खिलता है। भुवन ने अपनी गलती को जीवन का बड़ा सबक मान लिया। वो अब चोरी छल छोड़कर मेहनत करने लगा।
समय के साथ उसका मन भी बदल गया और लोग उसे फिर सम्मान की नजर से देखने लगे। उसे समझ आया, मेहनत से मिला फल देर से मिलता है, पर छल से मिला फल जल्दी सड़ जाता है। इस कहानी का सार एक बेहद गहरा और शाश्वत संदेश देता है। कर्म का फल अटल है। भला करो, फल भला मिलेगा। बुरा करो, फल बुरा मिलेगा। छल से मिली जीत क्षणिक होती है, ईमानदारी से मिली हार भी सम्मान देती है। सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल समय आने पर जरूर मिलता है। कभी रूप बदलकर, कभी देर से, पर सटीक और न्यायपूर्ण। कहानी ये सिखाती है, जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने कर्म को पवित्र, मेहनती और सत्य रखो। फल अपने समय पर, अपने ढंग से और सबसे सुंदर रूप में मिलेगा।